ठीक है गाइस, तो अब आज हम देखेंगे in IPsec VPN. If you remember, it has a two phases like phase 1 and phase 2, right? It has a phase 1 and it has a phase 2. In phase 1, I have told you it has two modes, main mode and your aggressive mode. In main mode, it used to have a 6 messages. In aggressive mode, it used to exchange 3 messages, right? In phase 2, that exchange is known as quick mode exchange, and they have around 3 messages, right? जो भी डिप्लॉयमेंट होते हैं सब में आपका मेन मोड यूज होता है फेज 1 में, एंड फेज 2 आपका क्विक मोड में ही होती है। ठीक है, आपका फेज 2 में कुछ ना एक मोड होता है। आप IPsec VPN कैसे यूज करना चाहते हो, टनल मोड या फिर ट्रांसपोर्ट मोड? हम हमेशा यूज करते हैं टनल मोड, ट्रांसपोर्ट मोड यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मोड यूज होता है हमारा यदि हमें कोई मल्टीकास्ट का ट्रैफिक भेजना है अपने टनल से। जैसे आपने सुना होगा एक नाम DMVPN का। DMVPN यदि आप यूज कर रहे हो तो वो वहां पे हम ट्रांसपोर्ट मोड यूज करते हैं। बाकी जो आपका नॉर्मल IPsec साइड टू साइड VPN होता है फायरवॉल्स के बीच में, उसमें हम हमेशा टनल मोड ही यूज करते हैं। टनल मोड का एक ही डिसएडवांटेज है कि हम यहाँ से मल्टीकास्ट ट्रैफिक नहीं भेज सकते। जैसे आपने कोई राउटिंग प्रोटोकॉल चला रखा है, राइट, उस तरह का ट्रैफिक नहीं जाता है, तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। बाकी जो अपना पैलो एल्टो फायरवॉल है, इसमें जो बीपीएन होता है, इसका बीपीएन है राउट बेस्ड बीपीएन। मतलब जो भी बीपीएन के डिसीजन होते हैं वो राउटिंग के बेसिस पे होता है पैलो एल्टो में। सिस्को ASA जो बीपीएन प्रो सपोर्ट करता है वो करता है प्रॉक्सी बेस्ड बीपीएन। वहां पे हम सिक्योरिटी वो ACL डिफाइन करते हैं ना, क्रिप्टो ACLs, राइट? तो आप ये भी एक चीज याद रखना। बाकी बैक एंड बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी है, आप राउट बेस्ड बीपीएन पैलो एल्टो में कर दो, ASA में प्रॉक्सी बेस्ड आपका चल जाएगा। यहाँ पैलो एल्टो में आपको प्रॉक्सी आईडीज डिफाइन करनी होती है उस केस में। ठीक है, चलो मेन मोड का एक्सचेंज देखते हैं, यही मेन एक्सचेंज होता है गाइस। तो यदि अभी आप देखोगे, मैंने ऑलरेडी एक वायरशार्क कैप्चर्स ओपन कर रखा है आप लोगों के लिए फ्रॉम लास्ट सेशन। तभी आप यहाँ पे जाओगे ना, तो देखोगे ये जो IP एड्रेस है 170.1.7.250, ये है मेरा इनिशिएटर, जिस बंदे ने और जिस फायरवॉल ने आपका IPsec VPN इनिशिएट करा हुआ है। ये है आपका रिस्पॉन्डर, जो आपका रिस्पॉन्ड करेगा पैकेट्स को। और आप देख रहे हो यहाँ पे ये 9 मैसेज एक्सचेंज हुए हैं आपके फायरवॉल 1 और फायरवॉल 2 के बीच में, राइट? इनमें से ये जो 9 मैसेजेस, इनमें से ये जो इनिशियल 6 मैसेजेस हैं, ये 6 मैसेज होते हैं आपके मेन मोड के, और ये जो 3 मैसेज होते हैं ये होते हैं आपके क्विक मोड के। मैसेज नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 मैसेज एक्सचेंज होते हैं क्लियर टेक्स्ट में। इनकी इंफॉर्मेशन कोई भी बंदा रीड कर सकता है इंटरनेट में। बट मैसेज नंबर 5 ऑनवर्ड्स, जो भी ये मैसेजेस होते हैं यहाँ पे 5 ऑनवर्ड्स, लाइक 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये होते हैं इनक्रिप्टेड, इनको कोई देख नहीं सकता। तो अब हम इन्हीं मैसेजेस को पढ़ना है। मेरे पास भी सेम सेटअप है। फायरवॉल 2 लेट सपोज हमारा इनिशिएटर है, एंड फायरवॉल 1 हमारा रिस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब फायरवॉल 2 ने ये बीपीएन इनिशिएट किया है। तो यदि फायरवॉल 2 आपका ये बीपीएन का कनेक्शन इनिशिएट करेगा, मतलब यहां से ये पहला पैकेट भेजेगा। ये जो पहला पैकेट होता है इसको बोलते हैं हम मैसेज नंबर 1। मैसेज नंबर 1 में क्या क्या कंटेंट होता है, एक तो ये यहाँ पे रहेगा इनिशिएटर कुकी। फायरवॉल 2 फायरवॉल 1 की तरफ एक मैसेज भेजेगा जिसमें होगी इनिशिएटर कुकी। जैसे आपको ये सब चीजें याद रखनी है गाइस, कौन क्या क्या होता है कौन से मैसेज के अंदर, यही आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं। तो यदि मैं जैसे यहाँ पे चला जाऊं आइसकेम प्रोटोकॉल में, मैं इन सबको जैसे ओपन करूं तो यहाँ पे ये जो है ना इनिशिएटर SPI नंबर, इसको बोलते हैं इनिशिएटर कुकी। इनिशिएटर कुकी के अलावा और इसमें क्या होता है, इसमें होता है सिक्योरिटी एसोसिएशन। ये होता है आपका फेज 1 पॉलिसीज। व्हाट इज फेज 1 पॉलिसीज? मतलब
आपकी फेज 1 को सिक्योर करने के लिए कौन सा इनक्रिप्शन मेथड यूज करेंगे, कौन सा हैशिंग मेथड यूज करेंगे, राइट। ये सारी की सारी एल्गोरिथम डिफाइन होगी। लाइफ टाइम कितना होगा, सी इनक्रिप्शन एल्गोरिथम क्या है, ऑथेंटिकेशन मेथड क्या है, हैशिंग एल्गोरिथम क्या है, डेफ-हेलमैन ग्रुप क्या है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन रहेगी आपकी। तो मैं ये लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, बाकी मैं यहाँ से बताता जाऊंगा आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन। मैसेज नंबर 1 में एक तो होता है आपकी इनिशिएटर कुकी, इसके बाद आती है आपकी फेज 1 पॉलिसी, इसको हम बोलते हैं हैगल। H स्टैंड फॉर हैशिंग एल्गोरिथम, A स्टैंड फॉर ऑथेंटिकेशन मेथड, G stand for Diffie-Hellman group, L stand for lifetime, and E stand for encryption method। इसको बोलते हैं हम Security Association from the Initiator, SAI। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, तो आपका यहाँ पे आएगा Security Association from the Initiator। इसके बाद यहाँ पे ये लोग और एक चीज भेजते हैं जिसको बोलते हैं नेट ट्रैवर्सल सपोर्ट, नेट पेलोड रहेगा। नेटी सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों डिवाइसेस की नहीं कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे ये भेजेंगे वेंडर आईडी, ये आपका होता है मैसेज नंबर 1 में। इनिशिएटर कुकी, फेज 1 पॉलिसीज, नेटी सपोर्ट एंड वेंडर आईडी। वेंडर आईडी बताएगा कि आपकी कौन सा वेंडर है दूसरे एंड पे, पैलो एल्टो है, एएसए है, क्या है, चेक पॉइंट है, कौन से फायरवॉल के साथ हम बीपी हैं, और मतलब मेरा वेंडर कौन सा है, राइट। वो अपना वेंडर आईडी भेजेगा, जैसे पैलो एल्टो है तो ये पैन ओएस भेज के देगा, इस तरीके से रहता है। फेज 1 पॉलिसीज में आपको मिलेंगी इनक्रिप्शन एल्गोरिथम जैसे 3 डैश, हैशिंग एल्गोरिथम, शा, ऑथेंटिकेशन मेथड कौन क्या यूज करें ऑथेंटिकेशन के लिए, प्रीसेट की यूज कर रहे हैं कि सर्टिफिकेट्स। ग्रुप डेफी-हेलमैन ग्रुप क्या है, ग्रुप 2 है, ग्रुप 5 है, 14 है, 19 है, 20 है, ये क्या, ये ग्रुप्स की डिटेल्स भेजेंगे। लाइफ टाइम के भेजते हैं ये लोग, जो फेज 1 का लाइफ टाइम जैसे 86400 ये होता है सिस्को एसी में डिफॉल्ट, जिसका ये इतना होगा 24 आवर्स, बट जो पैलो अल्टो में होता है आपका 8 आवर्स। ठीक है। अब ये जो इनिशिएटर कुकी है ये कैलकुलेट कैसे फायरवॉल करता है। इनिशिएटर कुकी को कैलकुलेट करने के लिए फायरवॉल क्या करेगा, ये एक ना MD5 हैशिंग एल्गोरिथम रन करेगा सोर्स आईपी एड्रेस पे, जो उस फायरवॉल का आईपी एड्रेस है, ये इस पे 150.171.7.250। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इस पीयर का आईपी एड्रेस दूसरे फायरवॉल का 151.7.250। सोर्स आईपी लिया, डेस्टिनेशन आईपी लिया, एक रैंडम नंबर होता है फायरवॉल के पास, एक रैंडमली ये नंबर जनरेट करता है, वो नंबर यूज करेगा, टाइम यूज करेगा एंड डेट यूज करेगा कि उस समय टाइम क्या है फायरवॉल में, उस फायरवॉल में डेट क्या है। तो ये यूज करके ये एक इनिशिएटर कुकी बनाएगा, और ये कुकी की साइज कितना होता है, ये होता है 8 बाइट का नंबर। ये एक 8 बाइट का सूडो रैंडम नंबर होता है, जो कि यूज होता है एंटी क्लॉगिंग के लिए, सेशन वगैरह हाईजैक ना हो पाए इन सब के लिए। कुकी प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द रिप्ले अटैक्स। ठीक है, तो ये काम होता है आपका इनिशिएटर कुकी का। अब ये मैसेज कंटेंट आपको, ये मैसेज इसने भेजा फायरवॉल 1 की तरफ, अब फायरवॉल 1 को ये रिसीव हुआ, अब फायरवॉल 1 इसको प्रोसेस करेगा। अब कुकी क्या करती है, सपोज करो एक बंदा हैकर भी था यहाँ पे, हैकर का कोई एक फायरवॉल था, ये फायरवॉल भी भेज रहा है यूजिंग ये आईपी एड्रेस यूज करके, ये फायरवॉल भेज रहा है इस फायरवॉल की तरफ कोई ट्रैफिक। अब तो ये तो हैकर से आया ना ट्रैफिक तो ये कैसे पता चलेगा कि ये पैकेट इसी बंदे से आया है, राइट। इनिशिएटर कुकी यूज करता है ये लोग इसी के लिए। चलो अब हम समझ लेते हैं ये फायरवॉल क्या करेगा, इस फायरवॉल 1 के पास आया पैकेट, अब ये फायरवॉल 1 क्या करेगा, इसको रिप्लाई देगा। ये होता है मैसेज नंबर 2। इसमें क्या करेगा, ये इनिशिएटर कुकी को तो भेजेगा ही भेजेगा, ये रिस्पोंडर कुकी, एक ये भी कुकी बनाता है रिस्पोंडर कुकी यूजिंग this IP address, time, date and random number of firewall 1।
ये यूज करके इसने रिस्पॉन्डर कुकी बनाई, उन कुकीज को ऐड कर देगा CICR। इसके बाद ये भेजेगा SAR, सिक्योरिटी एसोसिएशन फ्रॉम फायरवॉल 1। लेट सपोज ये जो SAI थी, सिक्योरिटी एसोसिएशन, जो फायरवॉल 2 ने भेजा था, फायरवॉल 2 ने बोला कि मैं 3 days एज अ एनक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज करूंगा, SHA-1 एज अ हैशिंग एल्गोरिथम यूज करूंगा, प्रीसेट की मैं मेथड यूज करूंगा ऑथेंटिकेशन के लिए, और जो डेफी हेलमैन का ग्रुप है वो मैं यूज करूंगा ग्रुप 5 लेट सपोज, और ये जो लाइफ टाइम है मैं यूज करूंगा 8 आवर्स। मैं आवर्स में यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वहां पे सेकंड्स में दिखेगा। एक तो इसने ये कॉम्बिनेशन भेजा, एक और इसने कॉम्बिनेशन भेजा, इसने बोला कि मैं अपने एंड पे ये भी सपोर्ट कर रहा हूँ, एनक्रिप्शन AES 128 भी सपोर्टेड है, SHA-256 भी सपोर्टेड है, प्रीसेट की यूज कर रहा हूं, यहाँ पे डेफी हेलमैन ग्रुप में 19 यूज कर रहा हूं, और लाइफ टाइम में 8 आवर्स यूज कर रहा हूं। एक ये भी कॉम्बिनेशन है भेजा। तो ये जो SAI है ना, इसमें ना ये दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन जाएंगे, तो मल्टीपल कॉम्बिनेशन भेजता है ये फायरवॉल 2 फायरवॉल 1 की तरह। अब फायरवॉल 1 इन कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन को चूज करेगा जो मैच कर जाएगा, क्योंकि हम फायरवॉल 1 पे भी तो पॉलिसीज कॉन्फ़िगर करते हैं, फेज 1 पॉलिसीज, कि ये एन्क्रिप्शन मेथड यूज करो, ये डिक्रिप्ट, ये आप प्रीसेट की यूज करो ऑथेंटिकेशन के लिए, ये हैशिंग एल्गोरिथम यूज करो, ये सारा हम फायरवॉल 1 में भी डिफाइन करेंगे। तो जो भी पैरामीटर मैच कर जाएंगे, जितने भी ये भेजेगा उनमें से जो भी पैरामीटर मैच कर जाएंगे, उनको ये एक्सेप्ट कर लेगा, उनको भेजेगा कि मैं इन पे एग्री हूं। तो यहां पे लिख सकते हैं हम एक्सेप्टेड फेज 1 पॉलिसीज एज वेल, हम इसको ये भी बोलते हैं SAR को, एक्सेप्टेड फेज 1 पॉलिसीज। इसके बाद ये भी बताएगा कि मैं नेटटी को सपोर्ट करता हूं, और ये भी बताएगा अपना वेंडर आईडी। तो ये कंटेंट होता है आपके मैसेज नंबर 1 एंड 2 में, और ये क्लियर टेक्स्ट मैसेज होते हैं। यदि आप जाओगे ना, जैसे आपको यहाँ पे तो दिख रहा है ना, यदि मैं यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाऊं, सिक्योरिटी एसोसिएशन, आपको एक तो ये मिल गया इनिशिएटर की, रिस्पोंडर को की 0 थी यहाँ पे, राइट, वर्जन वगैरह की डिटेल्स है। अब इसके बाद आप यदि ये देखोगे ना, तो इन्होंने पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन भेजा ना, प्रपोजल पूरे भेजे ना, राइट। इसने क्या, इसने बताया कि मैं इनक्रिप्शन मेथड 28800, मतलब 8 आवर्स में सेकंड में है ये टाइमर, 3 days में एल्गोरिथम यूज कर रहा हूँ, प्री सेट की मैं ऑथेंटिकेशन मेथड यूज कर रहा हूँ, SHA हैशिंग एल्गोरिथम, एंड डेफी हेलमैन ग्रुप में यूज कर रहा हूँ 2, ये ग्रुप 2 है 1024 बिट का। फिर एक ये भी कॉम्बिनेशन इसने भेजा, यहाँ पे 3 days CBC है, ये टाइम है, प्रीसेट की, यहाँ पे SHA-256 यूज कर रहे हैं हैशिंग एल्गोरिथम। ये इसने एक तीसरा कॉम्बिनेशन भी भेजा, तो ये तो मल्टीपल कॉम्बिनेशन भेज रहा है ना फायरवॉल 2 फायरवॉल 1 की तरफ, राइट। प्लस नेट ट्रैवर्सर का सपोर्ट का भेज रहा है ये, राइट। और ये वेंडर आईडी भेज रहा, ये इसने वेंडर आईडी भेजी, ये है वेंडर आईडी पूरी की पूरी। अब ये जो मैसेज नंबर 2 है, अब ये रिप्लाई कर रहा फायरवॉल। अब रिप्लाई को आप देख लो, इसको भी हम पढ़ लेते हैं पूरी तरीके से। आपको इनिशिएटर कुकी मिली और आपको रिस्पॉन्डर कुकी भी मिल गई, राइट। ये SPI नंबर होते हैं, इनको इनिशिएटर और रिस्पॉन्डर कुकी बोलते हैं हम फेज 1 के लिए। जो मेन मोड में 6 मैसेज होंगे, उसमें ये होंगे आपके रिस्पॉन्डर कुकी एंड इनिशिएटर कुकी। इसके बाद देखो ये सिक्योरिटी पेलोड में, अब यहां से ये बताओ, यहां से तो ये तो भाई फिक्स्ड एक ही कॉम्बिनेशन भेजा ना इसने प्रपोजल्स का। इसने एग्री किया कि लाइफ टाइम मैं यूज करूंगा 28800, एनक्रिप्शन यूज करूंगा मैं 3 days, हैशिंग में प्रीसेट की एल, और ये ऑथेंटिकेशन मेथड प्रीसेट की, हैशिंग एल्गोरिथम SHA-1 एंड डेफी हेलमैन का ग्रुप 2, यही भेजा ना, और मैं नेटटी सपोर्ट कर रहा हूँ, इसने ये भी बता दिया। और डेट पी डिटेक्शन DPD का भी एक इसने पैकेट भेज दिया कि DPD सपोर्टेड है कि नहीं है, राइट। तो इसने DPD का भी बता दिया, तो आप ये भी ऐड कर दो यहाँ पे।
डेट पीयर डिटेक्शन का सपोर्ट, जनरली डेट पीयर डिटेक्शन सपोर्ट हर वेंडर करता है। ओके, हम इस सेटिंग को इनेबल करनी होती है, तो आप लिखो या ना लिखो कोई मैटर नहीं करता है ये चीज। प्लस इसने वेंडर आईडी भेजी। अब यही कंटेंट भेजा ना आपने जो हमने यहाँ पे लिखा है, राइट। आपको ये सारे याद करने की इनिशिएटर कुकी, एस ए आई, नेट टी, वेंडर आईडी, मैसेज नंबर 2 में सी आई सी आर, एस ए आर, नेट टी, वेंडर आईडी एंड डीपीडी, ये सब याद करने हैं गाइस। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो आप भूल जाओ। अब ये मैसेज नंबर 2 पहुंच गया फायरवॉल के पास। अब मेरे को अब एक चीज बताओ, यदि इसने जैसे ये कॉम्बिनेशन भेजा था फायरवॉल 2 ने फायरवॉल 1 की तरफ, अब फायरवॉल 1 में शायद ये यदि कोई मैचिंग कॉम्बिनेशन नहीं होता, लेट सपोज फायरवॉल 1 में हमने एक ही मैचिंग फेज 1 पॉलिसीज लिखी थी जिसमें हमने लिखा था कि इनक्रिप्शन एल्गोरिथम हम यूज करेंगे AES 256 एंड शाह हम यूज करेंगे 256, और जो हम डेफी हेलमैन ग्रुप यूज करेंगे वो कर रहे हैं 14, और जो हम ऑथेंटिकेशन मेथड यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं सर्टिफिकेट बेस्ड PKI। तो क्या ये वाले पैरामीटर, ये जो इस फायरवॉल 2 ने भेजे फायरवॉल 1 के, ये मैच कर रहे हैं दूसरे एंड पे? नहीं कर रहे हैं, राइट। तो अब क्या होगा, इनका एक्सचेंज यहीं पे रुक जाएगा ना, नेगोशिएशन। ये मैसेज आएगा, फायरवॉल 1 चेक करेगा, इसको मैचिंग कॉम्बिनेशन नहीं मिलेंगे, इसके बाद ये एक्सचेंज ये भेजेगा ही नहीं मैसेज नंबर 2, राइट। ये एक एरर थ्रो करेगा कि देयर इज नो मैचिंग प्रपोजल्स। मतलब ये एक एरर मैसेज देगा आपको डीबग्स में, फेज 1 पैरामीटर नॉट मैचिंग, और फेज 1 नॉट एक्सेप्टेड, फेज 1 पैरामीटर इज नॉट एक्सेप्टेड। आपको इस तरीके से एरर मैसेज मिलेंगे आप जब भी डीबग्स रन करोगे। तो आपको समझ जाना चाहिए, यदि आपको ये मिल रहा कि फेज 1 पैरामीटर इज नॉट एक्सेप्टेड या पैरामीटर इज नॉट एक्सेप्टेड, इसका मतलब ये है कि आपका एक्सचेंज फेज 1 में ही रुक गया है। आपके पास जो फेज 1 की पॉलिसीज हैं ये मैचिंग नहीं है बोथ एंड पे। जब मैचिंग होंगी बोथ एंड पे तभी तो ये रिस्पॉन्ड करेंगे ना, तो आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। चलो, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अब ये भेजेगा एक थर्ड मैसेज। अब यहां से इसने एक मैसेज नंबर 3 बनाया। अब मैसेज नंबर 3 में ये क्या भेजेगा, CICR तो भेजेगा ही भेजेगा, प्लस यहाँ पे ये एक और पेलोड यूज करेगा नेट डी का। अब नेट डी पेलोड क्या होता है, नेट डी में ये क्या करता है, ये जो फायरवॉल 2 है ये भेजेगा कि मेरा जो IP एड्रेस है वो है 171.7.250, और जो पोर्ट नंबर है जिसपे मैं रिक्वेस्ट जिससे भेजी है वो है 500, क्योंकि ये जो 9 पैकेट्स का एक्सचेंज होता है वो पोर्ट नंबर 500 यूज करके करते हैं यदि कोई नेट का डिवाइस नहीं है बीच में। प्लस ये भेजेगा जो डेस्टिनेशन IP एड्रेस है 151.7.250 और पोर्ट नंबर दिस, मतलब ये क्या करेगा, सोर्स IP एंड सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन IP एंड डेस्टिनेशन रो, मतलब सोर्स सॉकेट एंड डेस्टिनेशन सॉकेट का ये डिटेल ये नेट डी पेलोड में भेजता है। नेट डी पेलोड क्या होता है, आपका सोर्स सॉकेट एंड डेस्टिनेशन सॉकेट की डिटेल्स होती है। प्लस यहाँ पे ये एक वैल्यू और भेजेगा जिसका नाम है नंस वैल्यू, NI। ठीक है, ये एक NI नंस वैल्यू भेजेगा, ये कि ये रैंडम नंबर होता है जो ये भेजता है इस पैकेट पे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जाके देखते हैं। CICR भेजा, नंस वैल्यू भेजी विच इज अ पब्लिक प्राइम नंबर और स्यूडो रैंडम नंबर, प्लस यहाँ पे ना ये एक चीज और भेजता है, कैलकुलेटेड पब्लिक की ऑफ फायरवॉल 1। फायरवॉल 1 की जो पब्लिक की होती है ना वो भी भेजेगा ये, मतलब ये फायरवॉल 2 अपनी क्या करेगा, पब्लिक की भेजेगा।
कैलकुलेटेड पब्लिक की ऑफ फायरवॉल 2, ये भेजेगा, ये डिटेल्स होती है आपकी मैसेज नंबर 3 पे। आप मैसेज नंबर 3 की डिटेल्स पढ़ सकते हो। ये है मैसेज नंबर 3, ओपन करते हैं इसको। इसमें क्या है देख लो, इनिशिएटर कुकी, रिस्पॉन्डर कुकी, की एक्सचेंज इसने भेजे ना, ये वाली की, राइट। कैलकुलेटेड पब्लिक किसने भेज दी ना, ये कैलकुलेट पब्लिक की होती है। इसके बाद इसने नन से डेटा भेजा यहाँ पे, राइट। यहाँ पे इसके नन से डेटा भेजा ना, एनआई वैल्यू, प्लस इसने नेट डी का पेलोड भेजा। ये क्या होता है, हैश ऑफ योर सोर्स आईपी एंड पोर्ट नंबर, हैश ऑफ योर सोर्स डेस्टिनेशन आईपी एंड पोर्ट नंबर, राइट। ये नेट डी के पेलोड है ना, ये हैश्ड फॉर्म में जाते हैं, ये जो पेलोड था ये हैश्ड फॉर्म में जाता है, इनकी हैश्ड फॉर्म में ये भेजेगा, इनका हैश भेजता है। क्योंकि यदि ये ऐसे भेजेगा तो कोई हैकर, कोई भी हैकर इन आईपीस को चेंज करके उसकी हैश कैलकुलेट करके वो मॉडिफाई कर देगा, राइट। बट जब किसी को पता ही नहीं होगे आईपीस वगैरह की, नेट से कहाँ से पैकेट आ रहा है, तो वो कैसे चेंज करेगा। ये नेट डिटेक्शन इस तरीके से होता है, ये पेलोड भेजते हैं दोनों, ये फायरवॉल इसकी तरफ। अब ये जब ये पैकेट इसको रिसीव हो जाएगा तो अब की क्या करेगा, ये भी तो रिप्लाई करेगा ना। इसने मैसेज नंबर 4 भेजा, यहाँ पे इसने भेजा सी आई वैल्यू, सी आर वैल्यू, प्लस इसने नेट डी का पेलोड ये भी भेजेगा, वही भेजेगा ना, सोर्स आईपी सोर्स पोर्ट की हैश वैल्यू, और आपकी डेस्टिनेशन आईपी एंड डेस्टिनेशन पोर्ट की हैश वैल्यू, प्लस ये भी अपनी नंस वैल्यू भेजेगा, एनआर वैल्यू। ये रिस्पॉन्डर से आता है, एनआर का मतलब होता है नंस फ्रॉम रिस्पॉन्डर, एनआई का मतलब होता है नंस वैल्यू फ्रॉम इनिशिएटर, इनिशिएट इसने करा है ना, प्लस ये भेजेगा कैलकुलेटेड पब्लिक की ऑफ योर फायरवॉल 1। अब ये मैसेज इसने एक दूसरे की तरफ इन्होंने भेज दिए, ठीक है। अब समझते हैं आगे की प्रोसेस। अब ये क्या होता है, ये जो पब्लिक की है ना, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो पब्लिक की कैलकुलेशन का एक फॉर्मूला होता है, जी रेस टू द पावर प्राइवेट की मॉड पी, इसका ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ये लोग। तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, जो कैलकुलेटेड पब्लिक की है ना, पहली चीज तो आप एक चीज समझना, जब भी ये फायरवॉल टू एक्सचेंज प्रोसेस स्टार्ट करेगा, ये ना रेंडमली, एक तो ये रैंडम नंबर जनरेट कर लेता, प्लस ना ये पब्लिक की और एक प्राइवेट की भी जनरेट करता है, पब्लिक की और एक प्राइवेट की का कॉम्बिनेशन जनरेट करता है, पब्लिक की प्राइवेट की कॉम्बिनेशन। और एक चीज आप हमेशा याद रखना गाइज, आपकी जो पब्लिक की जनरेट होती है वो प्राइवेट की से ही जनरेट होती है। तो ये जो पब्लिक की है ना, ये की आपकी जनरेट प्राइवेट की से ही होती है। ये जो प्राइवेट की है, ये दो पार्ट्स में होती है, ठीक है। तो इसका जो एक पार्ट होता है वो पब्लिक की ही होता है। तो ये प्राइवेट की जनरेट करेगा, प्राइवेट की जनरेट होने के बाद ये पब्लिक की जनरेट करता है, ये कीज तो ये जनरेट कर भी ले करते हैं। और प्लस ये अदर एंड पे ये फायरवॉल भी, इसके पास भी पब्लिक की होगी और प्राइवेट की होती है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, फिर यहाँ पे आता है ये मैसेज नंबर 3 और 4 इस मैसेज एक्सचेंज को बोलते हैं हम डेफी हेलमैन एक्सचेंज प्रोसेस। ये ना, ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ, चीजें आपसे पूछेंगे कि मैसेज नंबर 3 और 4 के एक्सचेंज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डीएच एक्सचेंज प्रोसेस, डेफी हेलमैन एक्सचेंज प्रोसेस। यहाँ पे अब ये क्या करेंगे, ये जो कैलकुलेटेड पब्लिक की, लेट सपोज ये एक्स थी, ये जो एक्स थी और लेट सपोज ये वाई थी।
अब ये जो x है ना, ये कैसे जनरेट होगी? x के लिए, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, g रेज टू द पावर प्राइवेट की देन मॉड p। लेट सपोज इसने y भेजी, अब ये y कैसे जनरेट करेंगे? y इक्वल्स टू g रेज टू द पावर प्राइवेट की मॉड p। गाइज ना, और एक चीज और, अभी मैसेज मत करना चैट पे कुछ भी, ठीक है? क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा ना, ये बहुत कैलकुलेशन क्रिटिकल होती है, डिस्ट्रैक्ट हो गया तो शायद आपको ना जो बताना चाहता हूँ वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक्चुअल एक्चुअल देखेंगे कि कैसे ये चीजें जनरेट होती हैं, और जब आप आंसर इस तरीके से करोगे तभी आपका इंटरव्यू निकलेगा। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर हॉर्सेस अपने होल्ड रखना सारे लोग। अब ये जो जी और पी ये कैसे ड्राइव होती हैं? जैसे सपोज करो इसने प्राइवेट की, मैं यहाँ पे नंबर्स न्यूमेरिक वैल्यूज लूंगा। जैसे ये पब्लिक की इसने जनरेट करी थी 3, प्राइवेट की इसने जनरेट करी थी 5। हम नंबर्स ले रहे हैं बट एक्चुअल में ये बहुत बड़े बड़े साइज के वैल्यूज होती हैं। लेट सपोज यहाँ पे पब्लिक की थी 7, प्राइवेट की थी लेट सपोज 2। कोई भी वैल्यूज ये जनरेट कर सकते हैं ना, राइट? इन्होंने कर ली। अब ये जो जी और पी होता है ना, ये जो आपने मैंने बताया था ना कि ये डेफी हेलमैन का ग्रुप एक्सचेंज करते हैं दोनों डिवाइसेस एक दूसरे से। यहाँ फेज 1 में उन्होंने नेगोशिएट कर लिया था ना कि ये कौन सा डेफी हेलमैन का ग्रुप यूज करेंगे, 2 यूज करेंगे, 5 यूज करेंगे। तो ये ना डीएच ग्रुप की, हर डीएच ग्रुप की एक ना फिक्स्ड वैल्यू होती है। हर डीएच ग्रुप, जैसे ये 5 यूज कर रहे हैं ना, तो जी और पी की वैल्यू फिक्स रहती है 5 के लिए। यदि ये लोग क्या कर रहे हैं, डेफी हेलमैन ग्रुप 2 यूज कर रहे हैं, तो जी और पी की वैल्यू फिक्स रहती है। तो लेट सपोज यहाँ पे इन्होंने एक ग्रुप यूज करा डेफी हेलमैन ग्रुप 2, तो जी की जो वैल्यू होती है वो होती है शायद 5। हाँ, जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 5, और पी की वैल्यू होती है वो होती है 17। ये हम ना अपनी कैलकुलेशन के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है? ये जो जी की वैल्यू है ये थी 5, ये जो पी की वैल्यू है ये थी 17। यहाँ पे भी सेम होगा, जी की वैल्यू 5, पी की वैल्यू 17। क्योंकि अब इन दोनों को पता है ना, इन फायरवॉल्स को, कि डेफीएल इनकी कोडिंग में जो इनका क्रिप्टो डी डीमन होगा ना, इस फायरवॉल के अंदर जो क्रिप्टो डी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को पता है। उसकी कोडिंग में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि यदि डेफीएल ग्रुप 2 है तो इसको जी की वैल्यू ये यूज करनी है और पी की वैल्यू ये यूज करनी है। ठीक है, ये मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, ये सब सारी कुछ इनकी कोडिंग में पहले से पड़ा रहता है। ठीक है, आपकी जो क्रिप्टो डी प्रोसेस होती है फायरवॉल 1 फायरवॉल 2 में, तो ये क्रिप्टो डी आपकी सारी चीजें ये ड्राइव करती है। अब आप देख लो, अब मुझे y की वैल्यू जो निकालनी है वो कैसे निकालूं? यदि मैं y की वैल्यू जनरेट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूं? g की वैल्यू 5 थी, 5, मेरी प्राइवेट की वैल्यू 2 थी, मॉड 17, p 17 था, जो वैल्यू आएगी वो y होगी। ये x की वैल्यू कैसे होगी? x की वैल्यू भी 5 रेस टू द पावर 5 मॉड 17। यहां से x की वैल्यू हो जाएगी। अब हम x की और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मैं अपना कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं सिस्टम में। चलो पहले y की जनरेट कर लें। 5 रेस टू द पावर 2 25 मॉड 17, क्या वैल्यू आई? मेरे पास वैल्यू आ गई 8, तो मैं यहाँ पे 8 लिख दे रहा हूं। तो ये जो है ना, यहाँ से हमारी 8 वैल्यू जाती है फायरवॉल 2 की तरफ। अब x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। x के लिए क्या, 5 रेस टू द पावर 5, इतना आया। मॉड 17 करो इसको, 14 आई वैल्यू, राइट? अब ये बताओ x और y की वैल्यू पहुंच गई ना इनको, यहाँ पे 14 इसने भेजी।
चलो, अब ये जो फायरवॉल 1 था, इसको मिली x की वैल्यू 14, और जो फायरवॉल 2 था, इसको मिली y की वैल्यू 14, y की वैल्यू इसको मिली 8, राइट। और बट इन एक्चुअल में ना वैल्यूज कैसे होती हैं, आपकी वैल्यू इतना बड़ा नंबर होता है, ठीक है, इस तरीके से एक काफी बड़ी वैल्यू जाती है। यहाँ तो हमने एक छोटी सी वैल्यू लिख दी है, बट इन एक्चुअल में इस तरीके से वो वैल्यू रहती है, इस तरीके से वो वैल्यू रहती है, ठीक है। तो अब इन्होंने ये वैल्यू जब कैलकुलेट कर ली, इसके बाद क्या होता है ना, इसके बाद ये नाउ जब हमारी एक्स वाई की वैल्यू दोनों तरफ एक्सचेंज हो गई, मतलब जो कैलकुलेटेड पब्लिक की थी वो जब हमारी एक्सचेंज हो जाएगी दोनों फायरवॉल के बीच में, इसके बाद क्या करते हैं, अभी ना एक एक और फॉर्मूला यूज करते हैं जिसका नाम है, ये यूज करेंगे यहाँ पे, कैलकुलेटेड पब्लिक की रेज टू द पावर प्राइवेट की मॉड पी, मतलब ये फिर से डीएच की, अब ये जो डीएच की होती है ना, अब ये की ड्राइव करते हैं। अब डीएच की जैसे मैं निकालना चाहूं अपने यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे जाऊं, डीएच की ये होती है मेन की, आपकी डीएच की यहाँ पे जाऊं, और डीएच की मैं यहाँ पे भी जाऊं, तो डीएच की कैसे कैलकुलेट होगी, आप फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला याद नहीं हो पाता, बट ना जैसे कई बार आपको, बट ये याद करना होता है, यदि आप टेक लेवल के इंटरव्यू पे जाओगे तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैलकुलेटेड पब्लिक की, तो कैलकुलेट पब्लिक की क्या थी, वाई थी, वाई रेज टू द पावर प्राइवेट की क्या थी, 5 mod p which is 17 अगेन। अब आप फिर से देख लो, y की वैल्यू क्या थी, 8 रेज टू द पावर 5 mod 17। अब यहां से हमें dh की आएगी ना, अब देखो यहाँ पे भी देख लो ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई थी 14 रेज टू द पावर 2 mod 17। अब इसकी वैल्यू देखो, ये जो डीएच की कैलकुलेट करते हैं, ये दोनों फायरवॉल में सेम वैल्यू होनी चाहिए, यदि इन्होंने सब कुछ सही से एक्सचेंज करा है तो ये वैल्यू सेम होंगी। अब इन वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं, 14 रेज टू द पावर 2 मॉड 17 कितना आया, 9, 9 आ गई ना, आप यहाँ पे आप 9 लिख दीजिए। अब इसको देख लो, 8 रेज टू द पावर 5 मॉड पी, ये भी 9 आई। तो गाइज आप समझ रहे हो ना किस तरीके से उन्होंने मैथमेटिक्स का यूज करके और एल्गोरिथम यूज करके इन्होंने ये की तो सेम जनरेट कर ली दोनों एंड पे, इन्होंने दोनों एंड पे ये की सेम जनरेट कर ली, और इन्होंने इस प्राइवेट की को टच भी नहीं किया, प्राइवेट की इन्होंने भेजी भी नहीं एक दूसरे की तरफ, सिर्फ पब्लिक की भेज दी। यदि कोई हैकर को ये पब्लिक की मिल भी जाएगी तो वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि बिना प्राइवेट की के तो कोई कैलकुलेशन इन्होंने करी नहीं। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे ये जो डीएच एक्सचेंज है कितना सिक्योर है, आपका डीएच एक्सचेंज सिक्योर है ना, इन्होंने प्राइवेट की एक्सचेंज करे बिना सिर्फ पब्लिक की एक्सचेंज करी, इन्होंने मिक्स कब करा, डीएच वैल्यू को कैलकुलेट करा और ये डीएच वैल्यू सेम आ गई। अब इन्हें पता है ये जो डीएच की है ये तो सेम है दोनों एंड पे, अब इसके बाद ये बाकी की कीज को ड्राइव करेंगे। तो आपका इस तरीके से होता है डेफी हेलमैन एक्सचेंज, और ये जो भी की जनरेशन प्रोसेस होती है। अब ये क्या करेंगे, अब ये बाकी की कीज जनरेट करेंगे। अब ये यूज करते हैं एस की आईडी, जब आपकी डीएच की बन जाएगी ना, अब ये एस की आईडी बनाएंगे। एस की आईडी कैसे बनाएंगे, एस की आईडी बनाने के लिए ये क्या करेंगे, आपकी जो प्री सेट की है, जो दोनों डिवाइस का जो प्री सेट की हमने सेट कर रखी, जैसे सिस्को 123 कर दी या कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर कर दिया, ये एक पासवर्ड होता है, राइट, जो दोनों डिवाइसेस में सेम होगा। अब ये वो
पासवर्ड यूज करेंगे, नंस वैल्यू यूज करेंगे दोनों डिवाइसेस की, क्योंकि ये तो दोनों ने एक्सचेंज कर ली हैं, और ये एसकी आईडी बना लेंगे। अब ये क्या जनरेट कर रहे हैं आप, अब ये बना रहे हैं एसकी आईडी। कैसे बना रहे हैं, एसकी आईडी के लिए बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये एच मैक रन कर रहे हैं। ये एक हैशिंग एल्गोरिथम होती है। यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं आप देख लो, यूज कर प्रीसेट की इन्होंने यूज करी आपकी यहाँ पे, प्लस इन्होंने नंस वैल्यू यूज करी एनआई, और एनआर की वैल्यू इन्होंने एसकी आईडी बना ली। अब ये जो एसकी आईडी ड्राइव होगी, अब ये मुझे बताओ, ये सेम होगी दोनों एंड पे कि डिफरेंट होगी। चैट पे गाइस तो रिप्लाई कर दो, ये सेम वैल्यू आएगी कि डिफरेंट आएगी। सेम आएगी ना, क्योंकि अब ये बताओ, जब सेम वैल्यू यूज करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। तो आपकी एक तो डीएच की सेम इन्होंने बनाई, फिर एस की आईडी भी सेम बनाते हैं। अब एस की आईडी बनाने के बाद देख रहे हो ये कितना कॉम्प्लेक्स, ये जो वैल्यूज एक्सचेंज करी है ना, ये सारी यूज कर रहे हैं कि यदि हैकर को ये पता चल जाए तो एटलीस्ट यहाँ पे ना हैकर कुछ कर पाए। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और कुछ नहीं है। आपका डीएच एक्सचेंज है, टोटल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। यदि हैकर गैस करना भी चाहेगा ना आपकी जो प्राइवेट की है, तो उसको ना 2 साल लग जाएंगे, यदि वो सारे कॉम्बिनेशन अप्लाई करेगा। यदि उसे एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं, तो वो गैस कर सकता है ना, वो पहले 1 यूज करेगा, फिर 2 यूज करेगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे वो गैस करके भी तो कर सकता है। जैसे आपको पता चल जाए कि आपका जो फ्रेंड है उसका पासवर्ड 8 डिजिट का है, जिसमें उसने न्यूमेरिक भी यूज कर रखे हैं और नंबर्स भी यूज कर रखे हैं, स्पेशल करेक्टर्स भी। तो आप सारे का एक कॉम्बिनेशन बना बना के ट्राई तो कर सकते हो ना, एक ना एक कॉम्बिनेशन तो मिलेगा। हो सकता है आपको 2-3 साल लग जाए वो सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करते करते, बट बाई एंड ऑफ द डे वो तो मिल जाएगा ना। तो क्या होता है, डीएच एक्सचेंज ये सिर्फ ना सिक्योर करते हैं, कैसे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की दम पे, कि ऐसा कोई कंप्यूटर है ही नहीं कि वो इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करके दे दे इनको विद इन 1 डे या 2 डे। यदि हम सुपर कंप्यूटर में भी डालेंगे ना ये सारी वैल्यूज, और उसके वो करके, तो उसको लग जाएंगे 2 इयर्स का टाइम, 3 इयर्स का टाइम, ये सारी वैल्यूज एग्जैक्ट की निकालने में। और ये वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, हम 24 आवर्स में चेंज कर देंगे इसको। पैलो एल्टो केस में 8 आवर्स में ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी। तब तो फिर इसे ऐसे ही सिक्योर है। आपका आईपीसेक वीपीएन में सब कुछ मैथमेटिकल के बेसिस पे हो रहा है गाइस, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने और कुछ नहीं यूज करा, इन्होंने सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज कर रखी है, 10 से। चलो अब आगे की देख लेते हैं। इन्होंने एस के आई डी बना ली, अब डीएच की भी बन गई, एस के आई डीएच की बन गई, और एस की आईडी बन गई। अब ये क्या करते हैं, इसके बाद ये बनाते हैं एस की आईडी डेरिवेटिव। ये डी है ना जो ये डिनोट करता है डेरिवेटिव की को। ये कैसे भर रहे हैं, एच मैक यूज कर रहे हैं एस की आईडी पे, इन्होंने ये वैल्यू जो यहां से आई थी उसको यूज करा, इन्होंने ये डीएच की ये यहाँ पे आई थी वो यूज करी, इन्होंने यहाँ पे सी आई वैल्यू यूज करा, जो आपकी इनिशिएटर कुकी और रिस्पॉन्डर कुकी बनी थी उनको यूज करा, प्लस एक एडिशनल वैल्यू वैल्यू यूज करी विच इज 0, और इन्होंने एस की आईडी बनाई, ये डेरिवेटिव की होती है। जब ये बन जाती है, इसके बाद ये करते हैं एस की आईडी ए। इसको कैसे बनाएंगे, एच मैक यूज करेंगे, यहाँ पे ये एस की आईडी यूज करा इन्होंने ये वाली, प्लस जो पिछली डेरिवेटिव की बनाई थी उसको भी इन्होंने यहाँ कंसीडर किया, डीएच की भी कंसीडर की, सी आई सी आर किया, और एक और नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया विच इज 1, और इन्होंने एस की आईडी ए बनाई। अब ये जो एस की आईडी ए होती है ना, ये यूज करते हैं ये ऑथेंटिकेशन के लिए, मतलब ये हैशिंग के लिए, नॉट ऑथेंटिकेशन, ये हैशिंग के लिए यूज करते हैं आपकी एस की आईडी ए, याद रखना। तो यदि कोई पूछे इंटरव्यू में कि कौन सी की ये डेफी हेलमन एक्सचेंज के बाद कौन सी की यूज करते हैं हैशिंग पर्पज से, तो आप बताओगे एस की आईडी ए जी। इसके बाद ये बनाते हैं एस की आईडी ई, ई ये यूज करते हैं इनक्रिप्शन के लिए।
उसमें भी एच मैक रन कर रहे हैं, एस की आईडी ये इन्होंने यूज की एज अ वैल्यू इन्होंने ये एस की आईडी यूज की, और प्लस इन्होंने ये सारी की सारी वैल्यूज यूज कर दी, एस की आईडी ए डी एच की सी आई सी आर एन टू। तो ये इस तरीके से ड्राइव करते हैं आपकी कीज। ये कीज दोनों एंड पे सेम होती हैं, क्योंकि ना दोनों डिवाइसेस सेम कैलकुलेशन करती हैं। यहाँ पे आप ये याद करना, एस की आईडी यूजिंग एज अ की एंड अदर वैल्यू दे विल यूज एज अ डेटा। तो ये जो वैल्यू जब ड्राइव करेंगे तो उसके लिए ये यूज करेंगे एज अ की, एंड ये यूज करेंगे एज अ डेटा। जो वैल्यू आएगी वो होगी एस की आईडी। यहाँ पे ये एस की आईडी यूज करें एज अ की, एंड ये यूज कर रहे हैं एज अ डेटा, तो ड्राइव करेंगे एस की आईडी ए। ठीक है, तो अब मैं ये भी यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। तो इसके बाद इन्होंने क्या करा, इन्होंने करा एस की आईडी डी विच इज अ डेरिवेटिव की। इसके बाद इन्होंने जनरेट करी एस के आईडी ए विच दे विल यूज फॉर द हैशिंग पर्पस। इसके बाद जनरेट होगी एस के आईडी ई, दे विल यूज फॉर द इनक्रिप्शन पर्पस। ये थ्री कीज बनाते हैं। अब ये डेरिवेटिव की कब यूज होती है, यदि हमने फेज टू में एक एक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, एक फेज टू में एक कॉन्फ़िगरेशन होता है, मैं भूल गया उसको, मैं बता दूंगा आपको। उस केस में ये क्या करते हैं, उस केस में ये डेरिवेटिव की यूज करते हैं फिर से कीज ड्राइव करने के लिए। एस की आईडी बनाई, एस की आईडी ए बनाई, एस की आईडी ई बनाई, ये कीज बना दी। हाँ, एक बंदे ने रिप्लाई करा पीएफएस। तो ये क्या करते हैं, यदि फेज टू में हमने परफेक्ट फॉरवर्ड सीक्रेसी पीएफएस इनेबल्ड कर दी है, यदि हमने फेज टू में परफेक्ट फॉरवर्ड सीक्रेसी पीएफएस इनेबल्ड कर दी है, उस केस में ये क्या करते हैं, ये फिर से ये दो कीज है ना फिर से जनरेट करते हैं, मतलब आपका डीएच एक्सचेंज फिर से इनिशिएट होता है, जस्ट टू ऐड अ एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी। उस समय ये क्या करते हैं, एसकी आईडी डी यूज करते हैं टू जनरेट दीज पर्टिकुलर कीज। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, और आजकल हम पीएफएस इनेबल्ड करते ही हैं टू ऐड सम एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी। तो आपको मैंने मैसेज नंबर 4 तक बता दिया था। अब मैसेज नंबर 5 आया। अब देख लो मैसेज नंबर 5 में सारा का सारा डेटा इनक्रिप्टेड है ना। चलो मैसेज नंबर 5 का भी देख लेते हैं। अब ये बंदा क्या करेगा, मैसेज नंबर 5 भेजेगा यहाँ से। ये बंदा यहाँ से मैसेज नंबर 6 भेजेगा। राइट, अब चलो समझते हैं ये चीज भी। हाँ, एक चीज और गाइस, एक चीज और मेरे को बताओ, जो मैंने अपना प्री सेट की कॉन्फ़िगर कर रखी थी दोनों फायरवॉल्स में, क्या मैंने ये एक्सचेंज करी कहीं पे? यस नो ऑन द चैट। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछते हैं लोगों को ना, इंटरनेट पे आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे जहां पे बोलते हैं कि दे यूज टू एक्सचेंज द प्री सेट की इन मैसेज नंबर 3 एंड 4। आपको लग रहा है मैंने प्री सेट की एक्सचेंज करी है यहाँ पे? नहीं करी ना। अब सपोज करो, मेरे को एक चीज बताओ, यदि प्री सेट की मेरी मिसमैच हो जाए, मतलब मैंने फायरवॉल 1 पे कॉन्फ़िगर कर दी जैसे cisco@321, और फायरवॉल 1 पे कर दी cisco@123, तो ये तो मिसमैच है ना। अब ये यदि मिसमैच हो जाए तो मेरे को आप बताओ, ये जो मैं की के कैलकुलेशन कर रहा था, ये मैं एस की आईडी की वैल्यू दूसरी जनरेट करूंगा, राइट, क्योंकि मैं यहाँ तो यूज कर रहा हूँ ना अपनी प्रीसेट की एज अ पासवर्ड। ये मैं एज अ की यूज कर रहा हूँ, ये एज अ वैल्यू यूज कर रहा हूँ, एस की आईडी जनरेट कर रहा हूँ। तो ये वैल्यू डिफरेंट आएगी यदि ये डिफरेंट आएगी तो ये भी डिफरेंट आएगी, ये भी डिफरेंट आएगी, ये भी डिफरेंट आएगी, राइट। तो हमेशा याद रखना गाइस, हम वी नेवर शेयर दी प्री सेट की इन योर IPsec exchange, we just use this preset key in deriving your keys, deriving your ASCII ID. We just utilize that particular key. We never share this particular key between both the devices. Just remember.
यदि आपकी प्रीसेट की का मिसमैच है तो आपको ना एक मिरर एस में एक ना आपको एरर मैसेज आएगा, सैनिटी चेक फेल्ड या मालफॉर्म्ड, या आपकी पीएस के मिसमैच, इस तरीके से एरर मैसेज आपको एक दिख जाएगा, याद रखना। चलो अब मैसेज नंबर 5 एंड 6 देख लेते हैं। मैसेज नंबर 5 एंड 6 में देखते हैं क्या क्या एक्सचेंज होता है। मैसेज नंबर 5 में एक्सचेंज होता है आपसे एक CICR होगा एक्सचेंज, एक पेलोड और ये बनाते हैं जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी पेलोड फ्रॉम द इनिशिएटर, एंड एक पेलोड होता है इनके पास हैश आई का, हैश वैल्यू फ्रॉम द इनिशिएटर। तो ये वैल्यूज मैं लिख दे रहा हूं, CICR IDI आइडेंटिटी पेलोड फ्रॉम द इनिशिएटर एंड हैश आई hashed payload from the initiator, CICR IDR identity payload from the, गाइस थोड़ा सा यहाँ पे ना एरोस की मिस्टेक हो गई। ये जो ना ये मैसेज यहाँ से आया है आपका, ठीक है, मैसेज नंबर 5 ये रिप्लाई करेगा ना, 4 यहाँ गया, अब ये रिप्लाई करेगा, तो आपका मैसेज नंबर 5 ऐसे है, ये मैसेज नंबर 6 ऐसे है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। मैसेज नंबर 6 ये भेजता है फायरवॉल 1 फायरवॉल 2 की तरफ, CICR IDR भेजेगा और हैश आर भेजेगा। ठीक है, इस तरीके से आता है ये आपका यहाँ से। क्योंकि ये कंफ्यूज मत होना गाइस, ये मेन है IPsec VPN का, यही ये इंटरव्यू में यही पूछते हैं। कॉन्फ़िगरेशन हर बंदा कर लेता, बट ये चीज ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं लोग, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि एक्सप्लेन करना क्या है। अब ये देख लेते हैं ये आइडेंटिटी पेलोड क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो आइडेंटिटी पेलोड के लिए ये क्या करते हैं, पहले तो हम समझते हैं मैसेज नंबर 5 एंड 6 आर यूज्ड फॉर डिवाइस ऑथेंटिकेशन, मतलब आपका जो ऑथेंटिकेशन होता है ना, मैसेज नंबर 5 और 6 की दम पे करते हैं, मतलब फायरवॉल 1 एंड फायरवॉल 2 ये एक दूसरे को ऑथेंटिकेट करेंगे ना, और फायरवॉल 1 मेक श्योर करेगा ना कि ये फायरवॉल 2 से ही कम्युनिकेट कर रहा है, ये राइट पर्सन है कि नहीं है, और फायरवॉल 2 भी मेक श्योर करेगा कि फायरवॉल 1 ये जो फायरवॉल है ये सही डिवाइस है कि नहीं है, कहीं मैं किसी रॉन्ग डिवाइस से तो नहीं कम्युनिकेट कर रहा। तो इनका जो ऑथेंटिकेशन होता है ना, वो मैसेज नंबर 5 और 6 यूज करके ये ऑथेंटिकेशन के लिए यूज करते हैं मैसेज नंबर 5 एंड 6। कैसे करते हैं, दिस एक्सचेंज इज जस्ट फॉर इंश्योरिंग दैट वी बोथ फायरवॉल्स दे आर कम्युनिकेटिंग विद द राइट पेयर और नॉट, एंड ये चीज भी याद रखना, दे नेवर शेयर द प्रीसेट की। अब इसके लिए ये क्या करते हैं, ये आइडेंटिटी पेलोड बनाते हैं, ये ना IDR वैल्यूज है ना, ये आइडेंटिटी पेलोड बनाते हैं। आइडेंटिटी पेलोड में ये बंदा बोलेगा मेरा सोर्स IP ये है, IDR वैल्यू जो बनाएगा उसमें ये बोलेगा मेरा सोर्स IP एड्रेस ये है, प्लस ये क्या करेंगे इन्होंने ये जो वैल्यूज हमने X और Y एक्सचेंज करी थी, राइट, CI वैल्यू, CR वैल्यू, SAR वैल्यू, राइट, ये सारी वैल्यूज एक्सचेंज करी थी ना हमने पहले, इन सब वैल्यूज को कॉम्बिनेशन करें कंबाइन करेंगे और ना एक हैश वैल्यू बनाएंगे, इसको बोलते हैं हम हैश आई फ्रॉम द इनिशिएटर। या ये बंदा भी फायरवॉल 2 भी क्या करेगा, हैश आर भेजेगा, XY CICR SAI एंड IDI यूज करके, क्योंकि ये पेलोड तो इनको पता है ना, ये पेलोड इनको पता है, तो ये भेजेंगे ये डिटेल्स, राइट। तो ये जो पेलोड है, ये जो पेलोड बना आपका, ये बना था हैश आर फ्रॉम द रिस्पोंडर, ये था आपका हैश आई फ्रॉम द इनिशिएटर, राइट, ये इन्होंने पेलोड बनाया और ये भेज दिए एक दूसरे की तरफ। और यही पेलोड को चेक करके ही तो ये पता करेंगे, क्योंकि यदि
हमने प्रीसेट की मिसमैच करी है, यही हम प्रीसेट की यूज करें ना ऑथेंटिकेशन के लिए कि पासवर्ड दोनों में सेम होना चाहिए। यदि पासवर्ड में मिसमैच होगा तो क्या होगा, ये जो कीज हमने बनाई थी SKID-A, SKID-E और डी, ये सारी की सारी डिफरेंट टाइप की कीज बनेगी ना, राइट। अब हम क्या क्या करते हैं ना, हम जो इनक्रिप्शन के लिए क्या करते हैं, SKID-E यूज करते हैं और हैशिंग के लिए A यूज करते हैं। हम जब ये पेलोड भेजेंगे ना इनक्रिप्ट करके एक दूसरे की तरफ, अब हम इनक्रिप्शन के लिए तो वही वाली कीज यूज करेंगे ना जो हमने ड्राइव करी थी। यदि हम डिफरेंट वैल्यू होगी प्रीसेट की, मतलब डिफरेंट कीज बनेगी, ड्राइव होंगी, तो ये जो अगला बंदा है, जो अगला फायरवॉल है, ये जो हैश्ड वैल्यू और इनक्रिप्टेड वैल्यू ये रिसीव करेगा, क्या इनको ये डिक्रिप्ट कर पाएगा या ये हैश को वैलिडेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज ही बनेगी, राइट, डिफरेंट कीज हैं तो। अब डिफरेंट कीज हैं तो डिफरेंट वैल्यू बनेगी, तो आपका फिर क्या होगा, आपका एक्सचेंज यहाँ पे रुक जाएगा ना मैसेज नंबर 5 या 6 में। तो इस तरीके से ये वैलिडेट करते हैं कि ये कम्युनिकेट कर रहे हैं राइट बंदे से कि नहीं, दे आर कम्युनिकेटिंग विद द राइट पीयर और नॉट। ऐसे आपका वैलिडेशन होता है। तो आपको ये समझ में आया कि ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं ये लोग एक दूसरे के साथ। प्रीसेट की तो ये कभी शेयर ही नहीं करेंगे, यदि प्रीसेट की शेयर हुई, किसी बंदे ने सेशन हाईजैक कर लिया तो उसको तो प्रीसेट की मिल गई, अब तो वो आपका सारा का सारा एक्सचेंज प्रोसेस को ब्रेक कर लेगा फिर, राइट। तो इस तरीके से आपके ये मैसेज नंबर 5 एंड 6 एक्सचेंज होते हैं। अब जैसे ही ये एक्सचेंज प्रोसेस कंप्लीट होती है, इसके बाद क्या होता है ना, एक बाई डायरेक्शनल आइसोकेम्प टनल बन जाता है। एक बाई डायरेक्शनल आइसोकेम्प टनल बनता है और इस टनल को हम बोलते हैं फेज 1 टनल। ये टनल होता है बाई डायरेक्शनल, याद रखना इंटरव्यू में पूछते हैं कि आफ्टर फेज 1 कंप्लीशन विच टाइप ऑफ टनल इज क्रिएटेड, इट इज अ बाई डायरेक्शनल और इट इज अ यूनिडायरेक्शनल। तो आपको बोलना है ये एक बाई डायरेक्शनल टनल होता है, आइसोकेम्प टनल हम इसको बोलते हैं। इसकी जो वैलिडिटी होती है वो होती 8 आवर्स पेलो अल्टो के केस में, क्योंकि लाइफ टाइम 8 आवर्स का था ना जो इन्होंने एक्सचेंज किया था यहाँ पे, राइट। अब गाइस क्या करते हैं, हम यहाँ पे अभी स्टॉप करते हैं मेन मोड का एक्सचेंज। अब हम क्या करते हैं, हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, इसके बाद मैं क्या करूंगा ना, मैं डीबग्स वगैरह रन करूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये सारा का सारा सेटअप है कैसा। ठीक है, तब आपको एग्जैक्टली चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये एक्सचेंज प्रोसेस हो कैसे रही है मेन मोड की।